औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। I welcome you all in the online lab session of electronic circuit design, lab 7. I am sharing my screen with you. Hopefully my voice is clear, and now my screen even also share with you. Now we start today's session on BJT, bipolar junction transistor based cascode amplifier. इससे पहले हम जो लैब 6 कर चुके हैं उसमें हमने कैस्केडेड एम्पलीफायर बीजेटी बेस पढ़ा था। अब हम कैस्कोड एम्पलीफायर बीजेटी बेस पढ़ेंगे। ये लैब हम ऑलरेडी कर चुके हैं मॉसफेट के जरिए से। मैं ज़रा एक हिंट देता हुआ चलूँ आप लोगों को। लैब होपफुली 5 थी वो, जो मैंने आप लोगों को कराई, ये थी जो कैस्कोड एम्पलीफायर। इसमें पैरेलल वे में ट्रांजिस्टर कनेक्ट होते हैं, जबकि कैस्केडेड के अंदर सीरीज में कनेक्ट होते हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को कराई। और ये हमने बीजेटी में परफॉर्म की है कैस्केडेड एम्पलीफायर की। एक का जो आउटपुट स्टेज 1 का जो प्रोड्यूस हो रहा होता है वो दूसरे के लिए आउटपुट बनता है, और फिर यहाँ से जो आउटपुट ओवरऑल प्रोड्यूस होता है वो ओवरऑल गेन की सूरत में हमें आउटपुट मिलता है। हमने ये सीखा था कैस्केडेड एम्पलीफायर बीजेटी बीस टेक्निक के ऊपर। अब हम कैस्कोड एम्पलीफिकेशन सीखेंगे, कैस्कोड एम्पलीफिकेशन बाय बीजेटी। तो ये उसका सर्किट सिमुलेशन का है, जो मैं ऑलरेडी आपसे व्हाट्सएप हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है वो आपसे शेयर कर चुका हूँ उस पर। तो हम आते हैं लैब की तरफ। ऑब्जेक्टिव है इस लैब का टू डिजाइन एंड सिमुलेट दी कैस्कोड कॉन्फ़िगरेशन of common emitter या common base amplifier and observe its frequency response over 50 हर्ट्ज टू 2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के दौरान इसे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो मैंने 1 किलो हर्ट्ज जो कि इसके बीच में कोई स्पेक्ट्रम ऑफ बैंड आता है उसके ऊपर मैंने ऑब्जर्व करके आप लोगों को सिमुलेशन करके दिखाई है। इंट्रोडक्शन थ्योरी के ऊपर मैं आता हूँ। अभी तक अगर कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में हो तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। आगे कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ लीजिए काइंडली, नहीं तो हम आगे चलते हैं। सर अभी तक तो नहीं है। ठीक है जी, तो हम आगे चलते हैं। द कैस्कोड इज टू स्टेज एम्पलीफायर। ये भी एक टू स्टेज एम्पलीफायर है, composed of single transconductance amplifier, usually a common source या common emitter। common source हम कर चुके हैं MOSFET बेस्ड एम्पलीफायर के ऊपर, और कॉमन इमीटर अब हम करेंगे जो बीजेटी बेस बने, क्योंकि इमीटर बेस्ड कलेक्टर का कॉन्सेप्ट बीजेटी में होता है, और गेट सोर्स और ड्रेन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका MOSFET में होता है। फॉलोड बाय दी करंट फॉलोअर, इसे करंट फॉलोअर भी कहते हैं, चाहे आप कॉमन सोर्स ले लें या कॉमन इमीटर ले लें। ये दोनों के अंदर जो एक कैपेबिलिटी है, क्वालिटी है, वो करंट फॉलोअर की, यानी करंट को फॉलो करते हैं, करंट की सूरत में अपनी गेन को, एम्पलीफिकेशन को प्रोवाइड करते हैं। यूजुअली अ कॉमन गेट या कॉमन बेस स्टेज कैस्कोड एम्पलीफायर and its equivalent circuit is shown in this figure that we have discussed in somehow next page of page. The common emitter configuration presents a relatively high input resistance, और वो निकालने का तरीका होता है जी बीटा टाइम्स ऑफ द ट्रांसकंडक्टेंस ऑफ AC प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय द इंटरनल जंक्शन रेजिस्टेंस। इनका कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपको हाई इनपुट इम्पीडेंस के रूप में मिलता है, और उसको निकालने का ये फॉर्मूला। थ्योरी में भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसकंडक्टेंस कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कैसे निकाला जाता है टू द सिग्नल सोर्स। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट्स अ वेरी लो इनपुट रेजिस्टेंस, और इसके अंदर जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है वो वेरी लो प्रोड्यूस होती है। By replacing the collector resistance RC in the common emitter amplifier stage with a common base amplifier stage, common base को CBB कहते हैं हम। The common emitter या common base configuration virtually eliminates the Miller's effect। Miller effects याद है भाई, क्या था Miller effects जनाब आकिब?
मिलर्स इफेक्ट क्या है हमारा? सर मुझे नहीं मालूम। अच्छा जी, मिलर इफेक्ट जो हमारा होता है वो ये होता है कि जो कैपेसिटेंस होती है एम्पलीफायर की, वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो नॉइस का बायस बन रही होती है। ये चीज़ मिलर ने बताई थी, इसलिए मिलर थ्योरम, मिलर इफेक्ट कहते हैं इस चीज़ को, और उसको एलिमिनेट करना ज़रूरी है। उस मकसद के लिए हम उस कैपेसिटेंस जो कि नॉइस का बायस बनती है उसको एलिमिनेट करने के इस तरीके को मिलर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ज़रा 1 मिनट दें, मैं ज़रा अभी आता हूँ। 1 मिनट दे दें बस। जी जी सर, आ जाए। जी सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कंटिन्यू करते हैं अगेन सेशन को। मिलर इफेक्ट के बारे में बता रहा था मैं कि जो हमारी एम्पलीफिकेशन में कैपेसिटेंस कपलिंग साइड पर चाहे सोर्स की हो या लोड साइड पर हो, जब वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसे रिड्यूस करना ज़रूरी है, और उसे रिड्यूस करने के इस तरीके को, अमल को हम एलिमिनेटिंग मिलर इफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में अब समझ आ गया होगा ये आपके साथ आपको। हम आगे चलते हैं। जी सर, आ गया। अच्छा जी, तो मिलर इफेक्ट के अंदर जो CU1 पहले स्टेज में हमें प्रोड्यूस होकर मिलती है, दिस विल लीड टू हायर 3 dB, जो कि 3 डेसिबल फ्रीक्वेंसी, देन इज पॉसिबल विद अ सिंपल कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। An extension in the upper cutoff frequency is achieved without reducing the mid-band gain. Gain bandwidth rule. अब गेन बैंडविड्थ रूल यही होता है कि जो अपर कट ऑफ है वो आपकी वो, यानी कि जो उससे आउटपुट आ रहा होता है वो कट ऑफ होके मिल रहा होता है फ्रीक्वेंसी का आउटपुट। अगर मैं लैब 7 की सिमुलेशन का रिजल्ट दिखाऊं, जो कि मैंने ताज़ा ताज़ा बनाया है आप लोगों के लिए, तो आपको वो अपर कट ऑफ खत्म होके मिल रहा है, नजर आ रही है? अपर कट ऑफ नहीं मिल रहा है इसमें, सिमुलेट कर देता हूँ। ये जो गैप आ रहा है सर। जी, ये वाला ऊपर का हिस्सा नहीं आ रहा ना इसमें, यस सर। तो वो क्लिप हो रहा है, तो वो उसकी बात ठीक। हो रही है यहाँ पे। सही। तो ये बता रहे थे, एन एक्सटेंशन अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज अचीव विदाउट रिड्यूसिंग द मिड बैंड। आपको मिड बैंड जो है वो रिड्यूस होके नहीं मिलता, लेकिन अपर कट ऑफ जो है वो मिलता है गेन में। गेन बैंडविड्थ रूल ये कहता है, सिंस द कलेक्टर ऑफ Q2 कैरीज अ करंट ऑलमोस्ट इक्वल टू द कलेक्टर करंट ऑफ Q1। कलेक्टर का करंट Q1 हो या Q2 साइड पर हो, यहाँ पर हो या यहाँ पर, दोनों में सेम मिलता है, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है ना, करंट आपका तब्दील नहीं होगा, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, तो इसीलिए इसे करंट फॉलोवर भी कहते हैं। अच्छा सर, जो ऊपर ये लिखा था सिग्नल सोर्स ना, तो सर ये आउटपुट खिलाएगा या जो हमें सिग्नल देना होगा वो खिलाएगा? कहाँ लिखा हुआ है? ये जो सर ये हमने पढ़ा था ना, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, बीटा AC+1 × RE टू हाँ द सिग्नल हाँ, सोर्स। जी 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 जी, ये वो देने वाला है बिल्कुल, हम यूजर प्रोवाइड अच्छा। करेंगे, सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, सही इनपुट सही। साइड तो वो है ये। ठीक सर। कंटिन्यू करते हैं हम आगे। Another reason for extending the upper cutoff frequency is that the common base configuration, the Miller effect does not exist. तो कॉमन बेस के अंदर ये बता रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन में मिलर इफेक्ट आपका प्रोड्यूस एग्जिस्ट नहीं करता, एंड डज नॉट लिमिट द हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, क्योंकि हम इसको हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के अंदर डील कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे मिलर थ्योरम एग्जिस्ट नहीं कर पाता ड्यू टू द हाई कंटेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। Notice that the effect of load resistance seen by the common emitter transistor Q1 is very low. तो इससे जो हमें लोड रेजिस्टेंस मिलती है वहाँ इफेक्ट उसका बहुत लो मिलता है, एंड इक्वल टू द इनपुट रेजिस्टेंस, और इतना ही होता है जितना इनपुट रेजिस्टेंस RE का होता है of the common base transistor Q2, and the transistor Q2 acts
as a current buffer or an impedance transistor. Table 2 and 3 show the summary of theoretical formula of the gain and 3 decibel frequencies of कॉमन इमीटर एंड कैस्कोड एम्पलीफायर। अच्छा, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है कैस्कोड एम्पलीफायर की, इससे पहले जो हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी वो कैस्केडेड एम्पलीफिकेशन पढ़ी थी जो कि बीजेटी में थी। मैं वो दिखाता चलूँ आपको। लैब 6 पहले करी है इस टाइम में, जो कि ये है। तो जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि हम यहाँ पे सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में, जिसे कैस्केडेड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द टेक्निक भी कहते हैं, कि आप यहाँ सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। पहले स्टेज में एम्पलीफिकेशन होती है, कपलिंग कैपेसिटर कनेक्ट होता है, और देन दूसरे स्टेज के लिए यहाँ से जो इसका आउटपुट बनता है वो उसके लिए इनपुट बनता है, एंड फर्दर दोबारा एम्पलीफिकेशन होती है और आपका ड्रास्टिकल वे में एम्पलीफिकेशन होके ऑब्जर्व होके चैनल लेके ऊपर हमने आउटपुट हासिल किया था। ये ओवरऑल हमने समरी डिस्कस की थी, जो कि सीरीज कैस्केडेड एम्पलीफिकेशन की टेक्निक कहलाती है बीजेटी के जरिए से। अब अगर हम 7 पे आते हैं, जो कि लैब 7 है हमारी, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन ये थी जिसे कहते हैं कैस्कोड एम्पलीफायर। ये हम लैब 4 में भी कर चुके हैं, आई थिंक, सॉरी 5 में भी कर चुके हैं, और लैब 7 में रिपीट कर रहे हैं। लैब 5 में हमने किया था इसे मॉसफेट के जरिए, और अब कर रहे हैं हम इसे बीजेटी के जरिए। सो बीजेटी के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन जिसे करंट फॉलोअर भी कहते हैं, और तकरीबन सिमिलरली वही आउटपुट था जो कि हमें यहाँ मिल रहा था लैब 5 में। यहाँ भी देख लेते हैं, इसे मेरे ख्याल में वहाँ स्टॉप है। एक वक्त में ना एक सिमुलेशन चल सकती है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ थोड़ा कदरे मुख्तलिफ है वो, क्योंकि रेजिस्टेंसेस को मैंने तो थोड़ा तब्दील करके लिखना था और मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, तो फिर उससे वो चीज़ जो है वेरी कर जाती। तो वो अपर कट ऑफ में होगी, फिर इसको नॉर्मलाइज करना वो मैंने उस लैब में बताया था, फ्रीक्वेंसी कम करने में। अब वो कम कर रहे हैं तो वो फास्ट हो रही है, तो बस इसमें वेर एंड टेयर रहता है इस तरह से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर ये मॉसफेट की करेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये इस तरीके से बिहेव करता है। फिर मैंने पूरी तफसील इसमें बताई थी, नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, आउटपुट कैसे लेके आते हैं, ऑब्जर्वेशन है पूरी की पूरी, जो कि लैब 5 में हमने डिस्कस की थी। वहाँ ये सिमुलेशन मैंने डिस्कस की लैब 6, और अब 7 के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि वो क्या है। अच्छा, वहाँ सिमुलेशन मैंने शायद रोकी नहीं है, स्टॉप। अच्छा, एक वक्त में आप कितनी भी सिमुलेशन चला लें, लेकिन एक वक्त में एक रन होगी, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपको यहाँ रन करनी है तो पहले वाली को स्टॉप करनी ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे हालांकि काफ़ी टास्क खुले हुए हैं, तो वो मुझे बंद करने ज़रूरी है, वरना तो सिस्टम भी हैंग हो जाता है। बहरहाल जूम भी चल रहा है, यूट्यूब पे अपलोडिंग भी हो रही है, बड़े मामलात हो रहे हैं भाई, साथ साथ फिनिश हो गई एक तो कंटिन्यू करते हैं आगे। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में हो तो पूछें, हम वरना लैब कंटिन्यू करते हैं आगे। अच्छा, ये कॉन्फ़िगरेशन जिसकी बात हो रही थी, कैस्कोड कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें मैंने सर्किट भी अभी दिखाया। 10 वोल्ट हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं रजिस्टर के थ्रू। बाकी ये पढ़ना मेरे ख्याल में कोई इतना ख़ास नहीं है, वैसे तो मैंने ऑलरेडी सिमुलेशन का जो स्नैप लेके व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है। 10 माइक्रोफैरड 1K 10K 1K। जो बीजेटी का ट्रांजिस्टर है वो आपका NPN है, 2 and 4 times 2 Q1। 10 microfarad is the capacitor, or all the capacitors which I choose in this simulation are in AC configuration, not a single capacitor in DC. All the capacitors are in AC configuration, which I also choose in the simulation. As you can see, all these are in the AC capacitors. Okay, continue करते हैं हम इसको आगे। यहाँ तक हमने, अच्छा, यहाँ से जो आउटपुट आ रहा होगा ये हम ऑसिलोस्कोप पे लेते हैं। इनपुट से कंपेयर करने के लिए मैंने आई थिंक क्या किया है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। अच्छा, मैंने दोनों स्टेजेस के ले लिया, मतलब यहाँ का भी ले लिया है और यहाँ का भी, इन दोनों का आउटपुट लिया, तो वो मुझे रन होके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नॉर्मलाइज होने में कुछ 1-2 सेकंड लगते हैं। अपर कट ऑफ हो रही है वेव, और जो बैंडविड्थ का रूल है वो यहाँ पे वॉयलेट नहीं हो रहा, वो आपको कॉन्फ़िगर्ड लेवल पे बैंड पूरा मिल रहा है। तो ये 2 फीचर हैं जो हमने यहाँ पे इसमें ऑब्जर्व अभी ऊपर वाले पेज 1 पे ऑब्जर्व करने देखे थे। Anyone have any kind of query till now? Please feel free to discuss. I will answer your queries, your questions. Otherwise we continue the session. तो इनपुट यहाँ से हम प्रोवाइड करेंगे एज एन AC, और उसका एम्पलीट्यूड जो मैंने लिया है, provided that is 2 RMS volt, and the source frequency is 1 kilohertz. ओके, यहाँ तक ये रिजल्ट्स होगा। कपलिंग बाईपास कैपेसिटर हमने कनेक्ट कर दिया। कपलिंग कैपेसिटर्स, एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट ऑल द कैपेसिटर्स आर
in AC configuration, not a single one is in DC. अच्छा जी, अच्छा AC कैपेसिटर DC कैपेसिटर का फायदा क्या होता है, कोई बताएगा यहाँ पे? अगर मैं DC कैपेसिटर कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा? सर कहाँ पे? कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ AC कैपेसिटर है ना, यहाँ अगर मैं कनेक्ट कर दूं। सर डीसी करेंगे तो जो आउटपुट होगा उसकी वेव फॉर्म चेंज हो जाएगी। हाँ हाँ, ये एक डिप्लोमेटिक किस्म का जवाब है, बिल्कुल चेंज तो हो जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो कुछ करके इम्पैक्ट तो आ ही जाएगा ना। बड़ा सियासी जवाब है ये। तो असल में क्या बता रहा था, मेरे ध्यान से बात निकल गई। सर वो जो कट ऑफ हम्म आप बता रहे थे उसमें फर्क आएगा। हाँ, उसमें भी फ़र्क आएगा। साथ साथ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, डीसी को हम एसी कैपेसिटर लगाने का मकसद ये होता है ताकि वो डीसी के कंटेंट को, जो बाइसिंग वोल्टेज है उसको ब्लॉक करता है और एसी को पास करता है। उस मकसद के लिए हम एसी कैपेसिटर लगाते हैं। और जी डीसी के सर। लिए फिर वो अगर कैपेसिटर लगाते हैं तो वो एसी को ब्लॉक करता है। तो इनका पर्पस ये है। तो एसी हासिल करने के लिए हमने कैपेसिटर सारे एसी लगाए और डीसी को ब्लॉक कर सकें ताकि एम्पलीफिकेशन पे उसका इम्पैक्ट ना आए। उस मकसद के लिए हमने डीसी को ब्लॉक करने के लिए हमने डीसी कैपेसिटर नहीं बल्कि एसी कैपेसिटर लगाए हैं। ठीक है। सही सही है सर। और आप देख सकते हैं यहाँ तकरीबन सारे एसी कैपेसिटर्स हैं। अच्छा, मैंने जो लैब 6 की सिमुलेशन की है और लैब 7 की सिमुलेशन की, मैंने इसमें सारे के सारे जो है वो डीसी कैपेसिटर्स लगाए। उसका मकसद, मेरी थीम स्ट्रीमलाइन ये थी कि जब मैं सिग्नल एसी जब फ्लो करवाऊंगा ना, तो क्योंकि मुझे एम्पलीफिकेशन के पर्पस के लिए लेना है और डीसी मुझे वैसे ही ब्लॉक करना है, तो मैंने फिर डीसी लगाए नहीं, मैंने डायरेक्टली एसी लगाए। और दूसरा ये कि जब मैंने लैब मैनुअल को देखा तो उसमें भी उसमें लिखा हुआ था कि आप जो यूज़ करेंगे ना, वो हैं भी सारे एसी कैपेसिटर्स। तो ये दो रीज़न की बुनियाद पे मैंने कैपेसिटर्स एसी ही सारे यूज़ कर लिए। उसके बाद ये ट्रांस कंडक्टेंस वगैरह की इनपुट इम्पिडेंस के इनपुट रेजिस्टेंस फाउंड फॉर द फार्मूला, दैट इज अगर आर नॉट निकालना है यानी आउटपुट रेजिस्टेंस आपको निकालनी है तो ट्रांस कंडक्टेंस ये, अच्छा ये सारे फार्मूले हम थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने कुछ 16-17 लेक्चर्स में। मैंने इनको बहुत डिटेल में बताया है। न्यूमेरिकल्स में भी हमने कैस्कोड एम्पलीफायर्स को डिस्कस किया है। कैस्कोड एम्पलीफायर आर यूज एज अ पैरेलल एंड कैस्केड एम्पलीफायर्स आर यूज इन द मल्टी स्टेज सीरीज एम्पलीफायर। इनका फर्क भी मैंने लैब 6 के इनिशियल और लैब 7 के इनिशियल्स में बता दिया था। द रिजल्ट ऑफ द सिमिलर, दोनों का रिजल्ट सेम होगा बट सर्टनली नॉट आइडेंटिकल, मतलब एक जैसे नहीं होंगे, सिमिलर तकरीबन होंगे लेकिन आइडेंटिकल नहीं होंगे। टू दैट द मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर कैस्कोड का जो रिजल्ट आउटपुट आ रहा है उसकी तरह। हेयर बिकॉज ऑफ द फाइनाइट ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ एसी, दैट मीन्स द बीटा ऑफ द बीजेटी, we have r pi 2 appearing in the parallel। अच्छा, ये पैरेलल में हमने लगाए हुए हैं तो इसीलिए इसको, ये पाई फॉर पैरेलल नहीं है, ये r pi इज फॉर पैरेलल है, मतलब पाई इज 3.142 नहीं है बल्कि पाई फॉर पैरेलल है। जैसे जो आपने अच्छा सही है सर। ईपीटी में पढ़ा हुआ, तो ट्रांसमिशन लाइन के जिस तरह दो मॉडल होते हैं ना, एक टी मॉडल और एक पाई मॉडल होता है, तो असल में वो पाई शेप बन रहा होता है। उसमें पाई की वैल्यू 3.442 नहीं हो रही होती या 180 रेडियंस नहीं होती, बल्कि सही सही। मॉडलिंग का शेप की बात हो रही है। तो पाई शेप इज द सही है पैरेलल सर। शेप appearing in parallel are not one. This possesses a very significant constraints on the output resistance of the BJT cascode, specifically because R not one parallel with R pi, that is the parallel resistance itself, which will always be lower than the R pi 2. It follows that the maximum possible value of R naught is beta 2 R naught 2. This means that the unlike metal oxide semiconductor case double cascading in BJT will not be useful. The open loop voltage gain of bipolar cascade is given by in this way, that you can find the overall output voltage gain by this formula. This is the theory of the kind of formula that you can get the output voltage from this side, and when you have to find the gain of output of your amplifier, that how we can find the output voltage divided by the input voltage, you can get the output voltage gain, and this is which we get in equation 6.2। comes to the पेज नंबर 3। यहाँ पे प्रोसीजर बताया गया, मैंने तकरीबन उसको फॉलो कर लिया है। 50 हर्ट्स 200 मिली वोल्ट पीक टू पीक से वो शुरू करना है और उसके मुताबिक लेके चलना है। मैंने उसको 2 रखे हुए तो मैं वायरल कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देता हूँ। 200
मिली वोल्ट पीक टू पीक एंड 50 हर्ट्ज। तो ये करके मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले सिमुलेशन मिलकर रुकी हुई है ना। 200 मिली वोल्ट और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। 50 एंड डन। रन द कॉन्फ़िगरेशन एंड व्हाट विल बी द आउटपुट। कुछ बहका हुआ आउटपुट आ रहा है। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल ना इसको नॉर्मलाइज करना होता है भाई, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, ये तो पोजीशन चेंज कर रहा है। ओके, से हम एम्पलीट्यूड बढ़ा के ज़रा उसकी शेप को देख लेते हैं। दैट्स इट। अच्छा, ये वही शेप आ रहा है जो मेरा लैब्स 5 में था। यही चीज़ कॉन्फ़िगरेशन मैंने की थी, यही कैस्कोड बेस एम्पलीफायर था। मैंने कुछ तब्दीली की थी, मुझे याद नहीं आ रही है अभी इसमें। अच्छा, मैंने रेजिस्टेंस को 50% लेके आनी थी। ठीक। और अच्छा, मैंने वो सिमुलेशन रोकी नहीं है, तो यहाँ स्टॉप करूँ, यहाँ लेके आऊँ और इसको रन करूँ। कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये तकरीबन आइडेंटिकल है। समझ रहे हैं? जो उसने कहा था ना कि क्या कहा था उसने, उसमें कुछ वर्डिंग थी उसकी कि आपका जो आउटपुट है सिमिलर होगा लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगा। ठीक है। यस ये- सर। यही आउटपुट ये जो हमें मिल रहा है, क्या नाम है, अल्लाह भला करे, अपना मॉसफेट से, ये वो है। और यही आइडेंटिकल सिमिलर आउटपुट हमें मिल रहा है। तकरीबन आप इसको सिमिलर कर सकते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं कह सकते। ये हमें मिल रहा है कैस्कोड बेस बीजेटी एम्पलीफायर के थ्रू। ठीक है, ये चीज़ है। तो थोड़ा स्लो है, इसको आप फास्ट कर सकते हैं। फिर वो फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी हम कम यूज़ कर रहे हैं ना, वहाँ फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। और आप चाहें तो वहाँ फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज कर सकते हैं एम्पलीट्यूड की वेरिएशन करें बगैर। तो 50 50 बल्कि वहाँ 50 लिखा हुआ तो नहीं था शायद, बहरहाल कर देते हैं। और 200 मिली वोल्ट्स एंड देन कम्स टू द रिजल्ट। ये तो और गंभीर हो गया भाई। भाई, अच्छा, ये आपको नॉर्मलाइज करना आना चाहिए भाई इसको। और रजिस्टर सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में करा था। भाई, असल में पहले रिजल्ट सही आ रहे थे। कहा जिसमें भी आप इतना कंट्रोल जेड कर सकते हैं। हम्म, सर वो फ्रीक्वेंसी वापस 1 किलोहर्ट्ज ही कर दें। हाँ, वो ट्रायंगुलर आ गया। हमें फ्रिक्वेंसी फिर 1 किलोहर्ट्ज कर लेता हूँ, मेरे ख्याल में वो बेहतर रहेगी। चलती हुई सिमुलेशन में हम छेड़खानी कर रहे हैं, 1 किलो कर देते हैं। अब देखते हैं जादू। दिस वन एंड दिस वन। ओह, अच्छा, रजिस्टर मैक्सिमम करिए 50 पे लेके आते हैं। नाराज हो गया भाई। सर एक बात कहूँ। बोले। सर रजिस्टर की जो स्पीड है उसको 70 रख के देख लें, दोनों की। एक की 70 रख लें, एक की 80 रख लें। अच्छा, वैसे भागते हुए घोड़े पे चढ़ते नहीं है, कभी कभी ऐसे गिर जाता है आदमी। वैसे सबर सर वो करें। आपने
पिछली लैब में किया था तो मुझे वो याद था, इसलिए मैंने वो बात दोहरा दी। जी जी। हम असल में अपने स्टेप्स को रिवर्स कर रहे हैं जो हमने थोड़ी टाइम पहले किया था, और वो आ गया। ठीक है। हम्म। अच्छा जी, चलो अब इस पे आते हैं। और ये भी आ गया भाई, क्या बात है। तो आकिब साहब हम लेकर आ गए हैं इसको। सही है सर। ठीक है, जो पहले प्रीवियस स्टेज था वही लेकर आए। और मैं ज़रा ये दिखाया, मैं कंपेयर करवा रहा था कि लैब 5 में जो मैंने करवाया था, जो कि कैस्कोड बेस हमारा करंट फॉलोवर का एस्पेक्ट था, वो यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है। सिमिलर नहीं है बट आइडेंटिकल है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। आगे कंटिन्यू करते हैं लैब को। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो मेरी रिकॉर्डिंग, जो लोग लेट आए हैं वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैंने इसके भी यहाँ पे चेंज करने की कोशिश की है, और आउटपुट तकरीबन मैंने सेम ला के आपको दिखा दिया है। ठीक है, और वो स्टेज जो कि बिल्कुल क्यों नहीं आ रहा, वो डिस्कशन यहाँ पर हो गई है, यहाँ बताई थी उसने। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कॉलम की तरफ चलते हैं। ऑब्जर्वेशन कॉलम ये कि वी इन बेस जो आपने प्रोवाइड किया, वो यहाँ पे मेजर्ड और सिमुलेटेड दोनों रिजल्ट लिखने हैं। वो आपको सिमुलेशन से पढ़ के यहाँ पे लिख देंगे आप। आउटपुट अक्रॉस दी लोड कितना आ रहा है, वो भी आप ऑसिलोस्कोप के वोल्ट पर डिवीजन से पढ़ के यहाँ पे लिख सकते हैं ब्लॉक्स के मुताबिक। अब यहाँ पे वोल्टेज गेन मेजर्ड क्या आ रहा है और सिमुलेटेड क्या आ रहा है, तो आप दोनों सेम ही लिख दीजिएगा, क्योंकि हम परफॉर्मेंस तो शायद अभी नहीं कर पाएंगे। तो आप दोनों जो रिजल्ट आपके सिमुलेशन के आ रहे हैं, वो दोनों यहाँ पे लिख दीजिएगा। मोर ओवर फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्सेज पे आते हैं कि आपने 50 हर्ट्ज रखी तो आउटपुट कितना आ रहा है, गेन कितना आ रहा है। ये थोड़ा फिर वो लेंदी प्रोसेस है, लेकिन ये करना है भाई। अब आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है आपका, जब आपने 50 हर्ट्ज रखी तो लैब 7 में 50 हर्ट्ज रख के आउटपुट कितना आ रहा है, वो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करके जो वोल्ट पर डिवीजन के मुताबिक कितने बॉक्स से बन रहा है उसको से डिवाइड करें। जैसे तकरीबन ये सवा पे बन रहा है, सवा दो, तो 2.5 को तो 1 डिवाइड बाई 2.5 कर देंगे, तो आपको वोल्ट मिल जाएंगे यहाँ से। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज गेन निकालने का फॉर्मूला क्या है, आउट इनपुट वोल्टेज आपने कितने प्रोवाइड किए हैं और आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज करेंगे, आपको वोल्टेज गेन निकल जाएगा। और सिमिलरली वो सारी चीज़ें यहीं पे वही फॉलो करेंगे जो कि हमने प्रीवियस लैब 6 और 5 में की है, सेम चीज़ें यहीं फॉलो होगी जो कि यहाँ पर है। 50 हर्ट्ज फिर 5 मेगा तक लेके जा सकते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल सिनेरियोज में हम 15 मेगा तक लेके जा नहीं सकते, क्योंकि ऑसिलोस्कोप फंक्शन जनरेटर की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2 मेगा हर्ट्ज है, इससे ऊपर हम जा नहीं सकते। लेकिन जब हम सिमुलेशन वे में कर रहे हैं तो हम 15 क्या 50 मेगा हर्ट्ज पे भी लेके जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल उसके फिर उस हिसाब से जो आउटपुट आ रहे होंगे फिर इसको फिल करना होगा। मैक्सिमम गेन आपको कितना मिल रहा होगा वो आपको यहाँ पे हासिल हो जाएगा, या फिर रीडिंग से 3 dB डेसिबल गेन पे क्या मिल रहा है वो लिख दीजिएगा। लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी है वो, अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी है वो, और बैंडविड्थ जो है, यानी इन दोनों को माइनस करेंगे तो बैंडविड्थ मिल जाएगी आपको। उसके बाद फिर यहाँ पे जो आपने टास्क जस्ट सिमुलेटेड है ना आपका, वो यहाँ पे लिखना होगा। ये सिमुलेशन जो आपने करके दिखाई है उसका टास्क, ये पूरी स्नैप लेके लगेगी। अच्छा, मेरा मत लगाइएगा, खुद परफॉर्म करिएगा। और ग्रुप में बना सकते हैं 3-3 के, लेकिन अगर 3 के अलावा वो मजीद कॉपी हुआ तो फिर वो कैंसिल कर दिया जाएगा टास्क। तो आज के लैब हम यहीं पे एंड करते हैं। कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए। लैब 7 हमने यहाँ पे अपनी सिमुलेशन की ECD की ऑनलाइन फुलफिल कर लिया। तो सेशन को आज के यहाँ पे हम एंड करते हैं, और होपफुली अगर कोई डिफ़िकल्टी आप लोगों को हो तो काइंडली पूछ लीजिएगा। लैब 6 मैं इंशाल्लाह और लैब 7 आज ही अपलोड कर दूंगा, और वो आपको इंशाल्लाह मैं व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए ही शेयर कर दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। हो गए सर, अल्लाह हाफिज।